अब बात समझ लेते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी जो है ये शॉर्ट में लिखा है, वैसे इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। दरअसल है क्या चीज, एक आप हो और एक है सरकारी नौकरी। आपको सरकारी नौकरी में जाना है तो डायरेक्ट, जैसे मान के चलें फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, आपका मन है कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं, तो नौकरी करनी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो कैसे जाएंगे हम? सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाएं, लो आ गए, नौकरी करनी है हमें, बैठाओ, कहाँ बैठाने, तनख्वाह दो? ऐसा नहीं है गाइस। आपको उस डिपार्टमेंट में पहुंचने के लिए पहले एक संस्था है, यही आयोग कमीशन है, एक संस्था मान लीजिए या एक इंस्टीट्यूट मान लीजिए, जिसके थ्रू आप उस जॉब में जाएंगे। वो संस्था आपको टेस्ट करेगी कि आप उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने लायक हैं या नहीं। आपका टेस्ट लेगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजेगी। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। अच्छा, आप लोगों को एसएससी की तैयारी करनी क्यों है? क्यों करनी है तैयारी? वजह क्या है? क्या सिर्फ नौकरी पाना वजह है? सोशल स्टेटस वजह है? अपनी रेपुटेशन वजह है? किसी से बदला लेना है, किसी को दिखाना है, किसी को जलन करनी है, उस वो वजह है? मनी, पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ जीनी है, पीसफुल लाइफ जीनी है, पावर चाहिए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और सबके अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे। किसी को तो जॉब इसलिए चाहिए कि मैं एक पीसफुल लाइफ जी सकूं, एक फिक्स सैलरी आए, मैं 8 घंटे की नौकरी करूं, सुबह 10 बजे निकलूं, शाम को 6 बजे घर आ जाऊं, 5 दिन की नौकरी करूं और संडे सैटरडे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूं, जाके पार्टीज करूं, क्लब में जाऊं, घूमूं फिरूं, ये लाइफ चाहिए। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे तो एडवेंचर चाहिए, मैं यहाँ छापा मारूं, वहाँ छापा मारूं, इसको पकड़ूं, उसको पकड़ूं, पावर्स चाहिए। तीसरी कुछ और वजह होती हैं कि पावर भी चाहिए और थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए, हर प्रकार की हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मुझे इंडिया में नौकरी नहीं करनी, मुझे विदेश में नौकरी करनी, काश मेरी नौकरी न्यूयॉर्क में हो, टोरंटो में हो, वाशिंगटन डीसी में हो, इन जैसे सिटीज या इन जैसे कंट्रीज में जॉब हमारा हो। सपना तो है ना सभी का। शायद विदेश जाने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा अगर फ्री में जाने को मिले, बुराई क्या है? और फ्री में जाने की बात नहीं कर रहा हूं गाइस, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको ये प्लेटफॉर्म भी देती है कि वहां पर जाके आप नौकरी भी करें। एसएससी में सिलेक्शन कैसे लेना है, ये हमारा लेक्चर्स या ये सेशन तो हमारा बात का है। पहले तो हमारा सेशन ये है कि हम एसएससी की तैयारी करें क्यों। सर ने यहाँ पे बिल्कुल सही बात कही है कि जब आपके अंदर का इनर, आपके अंदर की सौल आत्मा आपसे कहेगी कि हाँ अब हमें करनी तैयारी, तभी हो पाएगा। कोई फोर्स लेके, कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, तो डेफिनेटली गाइस हो सकता है उसके सामने हम कुछ समय के लिए किताब लेकर पढ़ने का एक स्वांग रच भी लें, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करेंगे जो हमारी मन की पढ़ाई होनी चाहिए। और वो मन की पढ़ाई तब निकलेगी गाइस जब आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम जॉब के लिए तैयारी करेंगे। शायद एसएससी के अलावा ऐसा मुझे लगता नहीं कोई आयोग होगा। एक यूपीएससी जरूर एक ऐसा आयोग है जो एसएससी का थोड़ा प्लस है, जिसमें क्लास 1 की जॉब्स लगती हैं, और एसएससी में जो लगती हैं वो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट लगती हैं। एसएससी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने के लिए, जैसे यूपीएससी देती है उसी प्रकार से एसएससी भी आपको अपॉर्चुनिटी देती है। अब बात करते हैं, जैसे अब आपको पता ही नहीं है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम क्या होता है, कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट में काम क्या होता है, सीएजी में काम क्या होता है, सीबीआई में वर्क कैसा है, नारकोटिक डिपार्टमेंट उसका वर्क कैसा है, नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो उसका काम कैसा है, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। और पता हो तब जाके आपकी कुछ पसंद बने कि यस मुझे तो इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। एसएससी में सबसे चार्मिंग डिपार्टमेंट जो है, सबसे ज़्यादा चार्मिंग, सबसे ज़्यादा लोग जो पसंद करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NEA। ये बेसिकली फॉरेन पोस्टिंग होती है, फॉरेन पोस्टिंग जॉब।
इसी में आपको बाहर नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। करेक्ट? कितने लोग हैं जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं? ओके, हैंड्स डाउन। अभी देखिए कई लोगों के मन में ये कि विदेश में नौकरी करेंगे घर बार छोड़ना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे डर है। पर ऐसा नहीं है गाइस। इस डिपार्टमेंट में आने का मतलब ये नहीं कि आपको फॉरेन में जॉब करना ही पड़ेगा, आपकी चॉइस है। लेकिन जब आप फॉरेन की जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनके बारे में सुनेंगे तो आप कहोगे नहीं नहीं मुझे भी जाना चाहिए, एक बार तो करना चाहिए गाइस। फॉरेन में जब आप जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सारा सामान बांधना पड़ता हो। घर का जो सामान जब आप ट्रांसफ़र करते हैं ना, कोई भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र होता है तो अपना सारा घर का सामान बांध के दूसरी जगह पहुंचता है। लेकिन फॉरेन जॉब में ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया अमेरिका और आप घर का कूल और फ्रिज सब बांध के इकट्ठा करके एरोप्लेन पर लटका के ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप जाना है, वहाँ ये सारी सुविधाएँ मिलती हैं आपको। जितनी इंडिया में सुविधाएँ नहीं मिलती हैं उससे ज़्यादा वहाँ सुविधाएँ मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सैलरी है डिपार्टमेंट में, सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी इनकम की बात बाद में करेंगे। सैलरी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी वो यही डिपार्टमेंट देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। महीने में 2.25 लाख रुपए से लेकर 2.25 लाख या 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम होती है। सैलरी है ये। वो वहाँ पे सैलरी मिलेगी डॉलर में और आप इंडिया में कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में तो लगभग इतनी बनेगी। इसके अलावा जब आप फॉरेन में जॉब करते हैं गाइस तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज टॉप क्लास की मिलती हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चे वहाँ के वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन्स होते हैं। वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, इनके नाम तो सुने होंगे। मैं वर्ल्ड की बेस्ट की बात छोड़ो, मैं जयपुर के बेस्ट कॉलेज में अगर आप अपने रिश्तेदार के बच्चे का एडमिशन करा के देखिए तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको खुद पता हो, कितनी सोर्स लगानी पड़ती है, कितना डोनेशन देना पड़ता है, तब जाके बच्चों का एडमिशन एक सिटी के रिनाउंड स्कूल या रिनाउंड इंस्टीट्यूट में होता है। और वर्ल्ड की बेस्ट की बात करें वहाँ तो मुश्किल ही है। तो लेकिन आप उस डिपार्टमेंट में हैं, इस डिपार्टमेंट की वजह से आपके बच्चों का एडमिशन वहाँ आसानी से हो जाएगा। ये तो हमने एक डिपार्टमेंट बताया। ऐसे दूसरा डिपार्टमेंट बात कर लेते हैं, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बारे में आपने सुना है? सीबीआई के बारे में सबसे ज्यादा अगर फियरिंग डिपार्टमेंट है एसएससी में, जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज्यादा फियरिंग डिपार्टमेंट है तो वो है सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अगर आप सिलेक्ट होते हो एसएससी में तो यहां पर जो आपको पोस्ट मिलेगी वो पोस्ट मिलती है सब इंस्पेक्टर की। शॉर्ट में इसे बोलेंगे एसआई। कहने को तो ये सब इंस्पेक्टर है, कोई यूनिफॉर्म जॉब नहीं है ये। इसमें ऐसा नहीं कि आपको यूनिफॉर्म मिले। एसएससी में यूनिफॉर्म जॉब्स केवल 2 ही डिपार्टमेंट में होती हैं, वो बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट है। अभी पहला वाला भी बताया, इसमें भी कोई यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, आप अपने कैजुअल ड्रेस जैसा पहनते हैं वैसा पहन के जॉब हो जाइए। ऐसे सीबीआई में भी आप जा सकते हैं। हालांकि कभी कभी सीबीआई में जब स्पॉट पे जाते हैं, कोई घटना घट जाती है तो जैकेट जरूर डाल लेते हैं, एक सीबीआई जिस पे लिखा होता है पीछे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कोई भी स्पेशल ड्रेस पहनने की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी पूरे देश का सबसे जांच एजेंसी, सबसे बड़ी जांच एजेंसी वो सीबीआई है। और आप सीबीआई की वैल्यू अच्छे से जानते हैं। सरकार तक हिला देती है अगर सीबीआई अपना अच्छे से काम करना शुरू कर दे। और सीबीआई क्या, सीबीआई के लोग अच्छा से काम करना शुरू कर दें। और गाइस एक एसआई की वैल्यू, सब इंस्पेक्टर की वैल्यू किसी शहर के एसडीएम से भी कम नहीं होती। इसका कार्ड अगर आप सीबीआई में है ना, इसका आईडी कार्ड हर जगह चलता है। आप बस कार्ड दिखा दें आई एम फ्रॉम सीबीआई, सामने वाला हाथ जोड़ के बोलेगा गलती क्या होगी भैया बताओ, क्या करूँ, क्या सेवा करूँ आपकी। आप किसी होटल में पहुँच जाइए, किसी रेस्टोरेंट में पहुँच जाइए, किसी रेलवे के काउंटर पे खड़े हों, पहली बात तो रेलवे काउंटर पे खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप डिपार्टमेंट में हैं। औरों के जैसे लाइन में अब लगने की जरूरत नहीं है। जब वंस यू गेट सेलेक्टेड इन एसएससी तो गाइस आप आम जो लोगों की भीड़ है ना उससे अलग होकर बात करते हैं। अभी आपको कोई रेलवे का टिकट चाहिए, कोई बैंक में काम करना है, कहीं भी कुछ भी करना, तो डेफिनेटली आप लाइन में खड़े होकर वेट करते हो ना। इंडिया में एक ऐसा कल्चर है कि जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए एक अलग से रास्ता होता है, उनके लिए सर्विस लाइन अलग से बनी होती है। तो जब आप एसएससी में आ जाओगे गाइस तो आप कम से कम उस कैटेगरी में तो आ ही जाओगे
कि लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आप सीधे जाएंगे, अपना पहचान पत्र दिखाएंगे या अपने बारे में बताएंगे कि आई एम फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, तो वो आराम से बात करेंगे, सर बैठिए और क्या कर सकते हैं आपसे। रेलवे में भी सफ़र करेंगे तो गाइस आपको हर बार टिकट खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस यू। आप बस टीटी को इतना बता दीजिए कि आई एम फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, वो बोलेगा सर फर्स्ट क्लास एसी का टिकट दूं या सेकंड का दूं, कहाँ बैठा हूँ। ये होता है गाइस। सीबीआई तो एक ऐसा फियरिंग डिपार्टमेंट है, तो क्यों नहीं करें। और इसमें अगर आप नौकरी करते हो तो आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, साल में तो 12 ही महीने होते हैं, 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। पता है आप लोगों को? नहीं पता, अब पता हो गई है ना। बढ़िया था। आपको पिस्टल भी दी जा सकती है, इश्यू की जा सकती है, अगर कोई ऐसे जगह पे आपकी इन्वेस्टिगेशन है जहां पे रिस्क होता है आप लोगों का। गाइस पावर है, जहां पावर है वहां रिस्क भी होता है। ओके, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह पिस्टल ही दी जाएगी, कहीं भी जाए पिस्टल निकाल के बात करेंगे, रेयर ऑफ रेयर केस में। अदरवाइज नॉर्मली आप इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन टूल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टीम जाती है पूरी, उस टीम के साथ काम करते हैं। मैं छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा तो मेरा सेशन कम से कम 3 से 4 घंटे का हो जाएगा, अगर हर डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा थोड़ा। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ तो भी ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं ले रहा हूँ सीबीआई में और क्या करते हैं, आपका प्रमोशन इसमें होगा, कहाँ तक जाएंगे इसमें। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं एसआई की पोस्ट पर, करेक्ट, तो आप कम से कम डिप्टी एसपी तक जा सकते हैं, डीएसपी तक बन ही सकते हैं। काफ़ी वैल्यू होती है डीएसपी की। फिलहाल डीएसपी तो छोड़िए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि गाइस एक एसआई की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं, एनआईए। इसमें भी बिल्कुल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये मैं वो कह रहा हूं कि गाइस आप एसएससी में पढ़ें क्यों, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है, आपको इन्हीं में से किसी डिपार्टमेंट में एक में जाना है, और एसएससी आपको चॉइस भी देती है। आपके मार्क्स अगर अच्छे होंगे ना तो आपका अपना मनपसंद डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जब हम फॉर्म भरते हैं तभी वो डिपार्टमेंट की चॉइसेस भर लेते हैं कि हमें ये ग्रुप डिपार्टमेंट पहले चाहिए, ये बाद में चाहिए, ये बाद में चाहिए। मार्क्स अच्छे होंगे तो आपका मनपसंद डिपार्टमेंट आपको अलॉट कर दिया जाता है। हालांकि अब इस बार उन्होंने ये कर दिया कि स्टेट्स आपको नहीं देते मनपसंद, पहले स्टेट का भी चॉइस था। 2013-14 से पहले स्टेट भी दिया करते थे कि स्टेट कौन सा चाहिए। अब आप राजस्थानी हो तो राजस्थानी चाहिए, मार्क्स अच्छे आ गए तो यहीं बन के रहेंगे, क्या दिक्कत है। बगल में बिल्डिंग है उसी में बैठेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इधर है, इधर सीबीआई डिपार्टमेंट यहीं बैठेंगे, क्या दिक्कत है। जयपुर में सीबीआई डिपार्टमेंट देखा है आपने, कहाँ पर है? सी स्कीम में है सीबीआई का ऑफिस, जाके देखिए जरा, उसके आसपास घूम के देखिए, आप खुद ही महसूस करेंगे उसका ऑरा क्या होता है सीबीआई का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें क्या काम है? इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तो इसमें भी आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ही मिलेगी। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बेसिकली जितने भी एंटी टेरर एक्टिविटी अगर करनी है, आपको टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकना है, उनकी जांच करनी है, उनके ग्रुप्स की जांच करनी है, तो वो ये वाला डिपार्टमेंट करता है, एनआईए। ओके, तो अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि देश में बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं और मुझे भी इसमें जाके कंट्रीब्यूट करना है, तो आप ये डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं, एनआईए। काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है, इसमें अगर आप काम करते हैं तो इसकी एक अलग ही सोशल वैल्यू है, क्योंकि आपका जो काम है वो डायरेक्ट आपका काम, हर एक का काम देशभक्ति वाला काम है, लेकिन ये वाला काम में कुछ स्पेशल देशभक्ति वाली फीलिंग आपके लिए लोग सोचते हैं, करेक्ट। जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने बैन कर दिए हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटी जो थी वो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी जैसी लग रही थी। तो ये कौन डिपार्टमेंट है जो नजर रखता है इन सब पर? दैट इज एनआईए। इसमें भी 13 महीने की सैलरी दी जाती है। दोनों के जो डिपार्टमेंट है, सीबीआई और एनआईए, दोनों ही इन्वेस्टिगेशन टाइप के डिपार्टमेंट है, तो दोनों में पावर भी बहुत है और लाइफ का थोड़ा सा एडवेंचर भी है। हाँ, एसएससी में ये जितने भी डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, ये सब पाने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
अभी मैं बात कर लूंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और क्या होगी, अभी इस पे आएंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं इसमें। ओके, ये समझ में आया है ना ये? ठीक है, इसके बाद चलते हैं आईटी डिपार्टमेंट। आईटी यानी इनकम टैक्स। इसके बारे में कौन नहीं जानता है। इसमें भी अगर आप आईटी में जाते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले जो पोस्ट मिलती है वो इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहलाएंगे शुरुआत में ही। ड्रेस यूनिफॉर्म इसमें भी नहीं होती कोई, आप अपने कैजुअल उसमें जाइए। लेकिन गाइस आप जानते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम कहाँ कहाँ नहीं है, हर कोई जानता है। हमारे फ्रेंड का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ, उदयपुर घूमने गए, ठीक है ना। उदयपुर में एक बीच के बीच में एक होटल है, उस होटल का 1 नाइट का, एक रात में अगर वहाँ रुकते हैं तो उस रात का रुकने का एक रात का ही काफ़ी अच्छा खासा 20 से 25 हज़ार रुपये का बिल आता है। 5 स्टार होटल जहाँ बॉलीवुड की शूटिंग होती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असर देखिए, वो वहाँ उनको मन हुआ कि मैं रुक के देखूँ, एक बार पूछा 20 हज़ार रुपये किराया, ठीक है भाई, डिपार्टमेंट का नाम लिया तो 3,500 में बात बन गई। और वो भी स्पेशल गेस्ट बना दिया उनको। समझ में आई कहानी? चाहता तो वो 3,500 भी नहीं देता, क्योंकि वो जब 20,000 का 3,500 में बिल ले आए तो 3.5 भी बार माफ़ कर सकते हैं, वेवर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमको बिजनेस करना है तो ऐसे डिपार्टमेंट से हमें दोस्ती बना के रखनी है, ऐसे डिपार्टमेंट के लोगों को हमें बहुत ही खुश रखना है। आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाइए, एसी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, टीवी खरीदना है, मैंने नज़ारे देखे हैं गाइस। मैं ऑडिट डिपार्टमेंट पे हूँ तो मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में विजिट किया है और मेरे कई सारे फ्रेंड्स अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जब कभी मैं उनके साथ जाता हूँ तो सबके अलग अलग पावर्स दिखाई देती हैं। ऐसे ही बता रहा हूँ गाइस, अगर उनको मोबाइल लेना है किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चले जाते हैं और बताते हैं कि आई एम फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, सर आइए ना, मोबाइल खरीद क्यों रहे हैं, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है ना आपका। ये होती है स्थिति। अब भाई आपके ऊपर है कि आप उसको पैसे देते हैं नहीं देते हैं। कर्टसी के तौर पर ज़्यादातर डिपार्टमेंट के लोग पैसे देते हैं, ऐसा नहीं कि अपने डिपार्टमेंट का रौब दिखा के अनड्यू एडवांटेज लें। और मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी ईमानदारी से उसके पैसे दें। बिल्कुल नहीं, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आप महसूस कर लेंगे। आप जाके देखिए, अभी आपको सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि नहीं शायद सर ज़्यादा सपने दिखा रहे हैं, पर सच्चाई यही है। आपके या तो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, और ज़्यादा अगर आपने पावर दिखा दी, थोड़ी सी आंखें टेढ़ी कर दी दुकान वाले से, तो फ्री में मिल जाएगी चीज़ें। और मिल नहीं जाएंगी, घर पे आके लग जाएंगी, सर टीवी लगा दिया, अब खुश, और कोई कमी। ऐसा होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद बात करते हैं कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट। कस्टम एंड एक्साइज, कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ये दोनों अलग अलग हैं, कस्टम है और एक एक्साइज डिपार्टमेंट है। दोनों ही डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म दी जाती है, दोनों ही डिपार्टमेंट में। कस्टम जानते हैं क्या होता है? कस्टम डिपार्टमेंट क्या होता है, कहाँ काम करता है? अच्छा, आपने फिल्मों में तो देखा होगा एयरपोर्ट पर या जो जलमार्ग का रास्ता होता है, राइट, वहाँ पर आपने देखे होंगे वाइट यूनिफॉर्म में कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं, वो इंस्पेक्टर ही होते हैं वाइट यूनिफॉर्म में। कस्टम डिपार्टमेंट में जो यूनिफॉर्म मिलती है वो कंपलसरी होती है पहनना, वाइट यूनिफॉर्म होती है, और इसके यूनिफॉर्म में अशोक की लाट लगी होती है यहाँ पर, और 2 येलो स्ट्रिप्स होती हैं। इस प्रकार का कुछ आपको अपने शोल्डर्स पे मिलती हैं, 2 स्ट्रिप्स मिलेंगी, और यहाँ पर एक अशोक का एम्ब्लेम मिलता है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं अशोक का एम्ब्लेम कैसा होता है। और इसको अपने शोल्डर पे रखना हर भारतीय को बड़ा गर्व महसूस कराता है। आपके शोल्डर पे अगर अशोक की लाट लगी हो तो गाइस आसानी से तो पहली बात ये मिलती नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में ये उनको मिलती है जो आईपीएस बनते हैं ना, डायरेक्ट आईपीएस है, पहली पोस्टिंग जब उनकी होती है तब भी उनको अशोक की लाट नहीं मिलती है। उनको 1 स्टार मिलता है आईपीएस को, सिल्वर कलर का। 1 स्टार गोल्डन कलर का भी होता है और एक सिल्वर कलर का भी होता है। गोल्डन कलर का मिलता है सब इंस्पेक्टर को, और आईपीएस को मिलता है सिल्वर कलर का सिर्फ 1 स्टार, बस यहाँ आईपीएस लिखा होता है। जब वो प्रमोट होते होते आगे फर्दर आगे बढ़ते जाता है, तब जाके उसकी अशोक की लाट आती है उसके शोल्डर पे।
और आप सीधे सीधे डायरेक्ट एसएससी क्वालिफाई करेंगे और आपके शोल्डर पे अशोक की लाट होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फीलिंग है। आप एक बार अपना सेल्फी लेके फेसबुक पे डालिए तो सही, अशोक की लाट वाला फोटो लेकर यूनिफॉर्म में। आई एम श्योर कि हर रोज 100 रिक्वेस्ट तो कम से कम आने वाली हैं आपके पास, कम से कम। वेदर यू आर अ बॉय, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो? सोशल वैल्यू क्या होगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं हमेशा कहता हूं गाइस, एक बार आप स्वाद चख के तो देखिए सिलेक्शन का, आपकी सोशल वैल्यू क्या रहेगी, आपके भविष्य तो छोड़िए, आपकी उस वक्त प्रेजेंट लाइफ कितनी अलग सी हो जाएगी, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और जब ये ड्रीम आप सोचते हो ना गाइस, तो पढ़ने का मन तो अपने आप कर जाता है। जब कभी आपको पढ़ते पढ़ते थकान हो जाए, मन नहीं करे, तो आंखें बंद करिए और इन डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगे ना, उसकी लाइफ के बारे में सोच लीजिए। कस्टम डिपार्टमेंट के लोगों को पावर होती है कि वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। और एयरपोर्ट से जो आते हैं ना लोग, सारे वीआईपीज आते हैं और आप वीआईपीज को स्क्रूटनाइज कर रहे होते हो। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी निकल रहे होते हैं वहाँ से, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी पावर है क्योंकि आपको डिपार्टमेंट ऐसा मिल गया है। उस डिपार्टमेंट थ्रू आपको वो सभी लोग सर कह के ही बोल के जाएंगे और आपके सामने ऑबलाइज ही रहेंगे, बिल्कुल झुके हुए रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपसे वैर करें। वो भले ही अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि डिपार्टमेंट वालों से उलझे। बेशक वो अमिताभ बच्चन है, उसके बड़े बड़े ऑफिसर से जान पहचान है, लेकिन आपका काम अगर ईमानदारी का है ना, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ईमानदारी से काम करेंगे, आपको हर डिपार्टमेंट में गजब की रिस्पेक्ट मिलती है। एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें, एक्साइज डिपार्टमेंट जो कि अब जीएसटी बना दिया गया है, जिसको अब जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में तो सुना ही है ना आपने, अभी लागू हुई है, 1 साल ही तो हुआ है जीएसटी को लागू हुए। तो एक्साइज डिपार्टमेंट या जीएसटी कह लीजिए, इसमें आपको खाकी यूनिफॉर्म मिलती है, बिल्कुल पुलिस जैसी लगेगी। और इसमें जो आपको यूनिफॉर्म मिलती है, इस यूनिफॉर्म पे आपको जो मिलेंगे वो 3 स्टार्स आपके ऊपर लगे होते हैं। 3 स्टार्स की वैल्यू समझते हो ना? पुलिस में 3 स्टार्स किसको मिलते हैं? इंस्पेक्टर को। और आपको कभी भी 3 स्टार वाला शायद सड़क पे खड़ा हुआ नहीं मिलता होगा। आपको अगर ट्रैफिक में भी देखेंगे तो आपको मैक्सिमम 1 स्टार या 2 स्टार वाले मिलते होंगे ना। 3 स्टार की वैल्यू ही अलग होती है, बात ही अलग होती है। बस ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के जो ये लगाते हैं 3 स्टार्स, यहाँ पे कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट की एक लेबलिंग और लगती है, इसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं होता है। कैप बिल्कुल ऑफिसर वाली मिलती है और ये यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी नहीं होता इन लोगों के लिए। 26 जनवरी 15 अगस्त के अलावा बाकी किसी भी दिन कंपलसरी नहीं है, आप पहने, ऑप्शनल है। तो मैं बता दूंगा, जब भी कभी नए नए लड़कों का सिलेक्शन होता है, बॉयज़ या गर्ल्स किसी का भी होता है सिलेक्शन, तो शुरुआत के काफ़ी दिनों तक तो वही यूनिफॉर्म पहन के ही रहता है और अपने मोहल्ले में ज़रूर घूमता है। मोहल्ले में ज़रूर घूमता है, लोगों को दिखाने के लिए, पड़ोसी को दिखाने के लिए कि मैं ऐसा डिपार्टमेंट का पर्सन हूँ। और इसका असर बहुत होता है, लोग आपसे अपने आप दोस्ती करने लग जाते हैं और आपको ये दुनिया बड़ी प्यारी लगने लगती है। आप कहते हो कि बड़े प्यारे लोग हैं आसपास। अगर आपका पहले प्रयास में नौकरी लग गई तो आपको दुनिया हमेशा ही प्यारी लगेगी, क्योंकि जिंदगी भर लोग आपसे प्यार ही करेंगे। आपको ना तो टोकेंगे, ना तो कोई पड़ोसी टोकेगा कि अपनी गाड़ी थोड़े ऐसे लगा लिया करो, थोड़े से उधर जाया करो। कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। दुकान पे भी जाओगे तो आपको दुकान पे बड़े दुकानदार अच्छे से ट्रीट करेंगे। जहां भी जाओगे, होटल में जाओगे, होटल का रिसेप्शनिस्ट आपको अच्छे से बात करेगा। बार्स में, कहीं पर भी, एनीवेयर, आपको दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी और आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे कि दुनिया में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ, पर्सनल प्रॉब्लम हो एक अलग बात है, लेकिन आसपास के लोग आपसे बहुत प्यार से बात करना शुरू कर देते हैं। इज दैट क्लियर? एक बार आपकी अगर नौकरी नहीं लगी तो आपको पता है कि दुनिया की असलियत क्या है। अभी तो आप महसूस कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी आप स्ट्रगलर हैं। और अच्छी बात है कि आप पावर माइंड इंस्टीट्यूट में हैं। आई एम श्योर गाइज, जो फैकल्टी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, फैकल्टी को देखता हूँ, जिस प्रकार से ये इनके सिलेबस को मैं रीड कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी जो दिया जा रहा है, मुझे पता है कि आपकी मेजोरिटी सिलेक्शन लेगी। पूरे क्लास में अगर 100 लोग होते हैं ना, तो 10 लोग भी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, 5 लोग भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उस बैच का धन्य माना जाता है, ऐसा बोलते हैं।
लेकिन मुझे पता है कि गाइज अगर जिस प्रकार से यहाँ पढ़ाया जा रहा है पावर पॉइंट में, और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो शायद 10 लोग ही रह जाएं जिनका सिलेक्शन नहीं हो, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये डिपार्टमेंट समझ में आ गए। इसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है इन्फोर्समेंट, डायरेक्टोरेट। ये डिपार्टमेंट क्या है? आपने व्हाइट मनी सुनी है? व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, कुछ ऐसा सुना है? स्विस बैंक में जमा है, नेताओं पे छापे मर रहे हैं, वो यही डिपार्टमेंट करता है। तो आप डिपार्टमेंट की पावर समझ गए। ये बेसिकली इसका डीलिंग यही होता है कि कोई भी देश में काला धन इकट्ठा ना करे, या कर रहा है तो उस पर नजर रखे, उस पर छापा मार कार्रवाई करके उसको पकड़ के लाए। करेक्ट। ब्लैक मनी कंट्री में इकट्ठा ना होने पाए, बाहर ना ट्रांसफर कर पाए, इसलिए ये डिपार्टमेंट काम करता है। हालांकि डिपार्टमेंट काम कर रहा है लेकिन फिर भी ब्लैक मनी इकट्ठी हो रही है। इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स ले रहे हैं लेकिन फिर भी लोग इनकम टैक्स बचाते हैं। बिजली विभाग वाले काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी बिजली की चोरी हो रही है। तो वो हो रही है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है अपने देश में। उस जनसंख्या के हिसाब से रिसोर्सेज उतने पूरे नहीं पड़ते हैं। पर फिर भी गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ब्लैक मनी रोक सकता हूं और मुझे रोकना चाहिए, तो आप इस डिपार्टमेंट में जाइएगा। और आपके सीधे सीधे जो टारगेट होंगे, छोटे मोटे व्यापारी नहीं होंगे, बड़े बड़े व्यापारी होंगे। इज दैट क्लियर? बड़े बड़े व्यापारी या बड़े बड़े नेता लोग, उनके यहाँ आप छापा मारोगे तो आपके मन में तो कोई ना कोई तो नेता होगा कि यार एक बार तो इस डिपार्टमेंट पहुंच जाओ, इसके जरूर छापा मारूंगा। आप उस डिपार्टमेंट पहुंचिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए, अपने सीनियर्स को कन्विंस में करिए, उनको लीजिए, उनको भरोसे में लीजिए। टीम पूरी बनती है, बाकायदा उसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसकी पूरी रेकी की जाती है। छापा मार की कार्रवाई आपने कभी देखी है फिल्मों के अलावा वास्तविकता में? चलिए खैर, एक मूवी आई थी, रेड मूवी आई थी, वो काफी हद तक रियलिस्टिक लगी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी रियल है, फिल्मों में बहुत कुछ इंटरटेनमेंट के लिए चीजें जोड़ दी जाती है, लेकिन काफी हद तक रियलिस्टिक होता है। जब छापामार कार्रवाई की जाती है तो सिर्फ आपको ये दिखता है कि डिपार्टमेंट वाले गए और ये फोन वोन हटाए, सब लोग घबरा जाते हैं। ये बात फैक्ट ऐसा होता है। लेकिन गाइस, आप लोगों को भी अपने लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको इसी स्पॉट पर रहना होता है कई समय तक। आप उस स्पॉट को छोड़ नहीं सकते, तो चैलेंजिंग है जॉब ये। इज दैट क्लियर? आप दूसरे डिपार्टमेंट समझते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बाद एक और डिपार्टमेंट देखते हैं, दैट इज CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG जो है गाइस, वो आप एक बार तो ये समझ सकते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट बता जा रहे हैं, ये आगे बताएंगे, इन सब पे जो नजर रखता है, इन सब पे नजर रखने वाला CAG है। CAG डायरेक्टली कभी भी पब्लिक से डीलिंग नहीं करता कि CAG का कोई भी ऑफिसर चला गया किसी बिजनेसमैन के पास कि मैं CAG से हूं, तो वो बिजनेसमैन उससे घबराएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, उसकी हाई पोस्ट को देख के उसको रिस्पेक्ट देगा, बाकायदा उससे बात कर, लेकिन वो डायरेक्टली इसलिए नहीं घबराता क्योंकि CAG का डायरेक्ट जो काम है वो पब्लिक से काम नहीं है। वो डायरेक्ट काम जो करता है वो इन डिपार्टमेंट को काम करता है, वो इन डिपार्टमेंट पे कंट्रोल करता है CAG। तो एक तरीके से देखा जाए CAG तो इनसे भी ज्यादा बढ़िया डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट तो बाकी बहुत बढ़िया है। CAG की जो वैल्यू होती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बराबर होती है। बिल्कुल जैसा सुप्रीम कोर्ट काम करता है, सुप्रीम कोर्ट के लोगों की वैल्यू होती है, उसी प्रकार से CAG के लोगों की वैल्यू होती है। यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अपने देश में, संवैधानिक संस्था, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट बिल्कुल संवैधानिक का कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, इन सब डिपार्टमेंट के पास जाता है, इनके चेक करता है, इनके खर्चे चेक करता है। CAG के लोग जाते हैं पुलिस विभाग में, और पुलिस विभाग वाले में जाते हैं वहां SSP और DM से नीचे, SSP के लोगों से नीचे बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी डीलिंग SSP या SP लोगों से होती है, और उनसे वहां के सारे खर्चे के रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं कि आपने इतनी बंदूकें मंगवाई, इतनी पिस्टल मंगवाए, इतनी यूनिफॉर्म अपने पुलिसमैन को दी, इतना खर्चा हुआ, महीने का 50 लाख खर्चा हुआ, इसके बिल्स वाउचर दिखाइए, कहाँ खर्च किया है। तो आप समझ सकते हो इस डिपार्टमेंट की पावर।
जब ये डिपार्टमेंट खर्चे चेक करने जाता है तो इस डिपार्टमेंट के लोगों की कितनी वैल्यू की जाती है। आपको बड़े अच्छी होटल में ठहराया जाएगा, हालांकि गवर्नमेंट खुद ही आपको होटल में ठहरने का पैसा देती है, पर डे 2000 रुपये देती है, लेकिन इसके अलावा वो तो 2000 रुपये देती है, वो देती है और आप लेते हो, पर इसके अलावा डिपार्टमेंट क्या कराता है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में चेक करने गए हो, उनकी कमियां निकालने गए हो, तो आपके दिमाग को ठंडा रखने की पूरी कोशिश की जाती है। ठंडा कैसे रखें? अच्छी जगह पर रुकाया जाएगा, अच्छी चीज़ें ऑफर की जाएंगी जिससे कि आप गर्म ना हो पाए। आपका जरा सा मिजाज गर्म हुआ और आपकी पेंसिल गलत चल गई, एक पेंसिल दी जाती है, उसी से आप सारी इनके रिपोर्ट्स बनाते हैं। आपका लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता, और आपका लिखा हुआ वो कोर्ट में जाके उसको वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी सीएजी का लिखे हुए को सच मानती है। सीएजी ने जो लिख दिया वो लिख दिया। अब देश में जितने भी आपने बड़े बड़े घोटाले सुने हैं, चारा घोटाला सुना है? ओके, कोयला स्कैम, कोयल स्कैम सुना है? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आवास घोटाला, घोटालों से तो भरा पड़ा है देश अपना। जितने भी घोटाले अगर उजागर हुए हैं तो वो सीएजी ने ही उजागर किए हैं। सीएजी डायरेक्ट इन डिपार्टमेंट में रेड तो नहीं मारता है कि एकदम से पहुंच गया सीबीआई के डिपार्टमेंट में, सीएजी से आई हम लोग टीम और खलबली मच जाए, ऐसा नहीं है। सीएजी पहले से बता के चलता है कि हम इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आएंगे, आप लोग हमारा रिकॉर्ड तैयार करके रखिएगा। तो ये बता के जाते हैं और वहाँ बता के ही उनसे सारी कमियां निकाल के ले आते हैं। करोड़ों करोड़ों के घोटाले, करोड़ों करोड़ों की कमियां पकड़ के लाते हैं वहाँ से। सीएजी डिपार्टमेंट में फीमेल ज़्यादा पसंद करते हैं इस डिपार्टमेंट में जाने को। फीमेल इसलिए पसंद करते हैं कि इसमें चॉइस होती है कि आप फील्ड में जाएं या नहीं जाएं, आप हेडक्वार्टर पे भी रह सकते हो, और 8 घंटे की फिक्स जॉब होती है। सीएजी में आपकी जो पोस्टिंग मिलती है वो बड़े बड़े महानगरों में पोस्टिंग मिलती है, छोटे मोटे कस्बों में इनके ऑफिस होते भी नहीं है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जयपुर के अलावा जोधपुर और बीकानेर में ही इसके ऑफिस हैं, बाकी ऑफिस हैं भी नहीं। समझ रहे हो ना? तो छोटे मोटे शहरों में इनके ऑफिस होते भी नहीं है। हर स्टेट में 1 या 2 जगह ऑफिस होते हैं, कैपिटल में या कैपिटल के अलावा कोई दूसरा बड़ा सिटी है तो वहां ऑफिस होते हैं, और 8 घंटे की फिक्स जॉब है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई टाइम का आपको कोई बाउंड नहीं है कि आप एक्स्ट्रा टाइम में काम करें। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा एक ऐसी पोस्ट है जिसपे आपको लाइफ पीसफुल घूमती है। बाकी डिपार्टमेंट में आपको पता है कि आपको पार्ट टाइम अलग टाइम पे भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि इनके काम ही ऐसे होते हैं। करेक्ट? सीएजी के बाद अगर बात कर लेते हैं एक और डिपार्टमेंट, एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। नारकोटिक डिपार्टमेंट सुना है आपने? नारकोटिक डिपार्टमेंट, चलिए बता देता हूं। जितने भी अपनी कंट्री में ड्रग्स का जो प्रोडक्शन होता है, अफीम या टबैको, इस प्रकार के जो उत्पादन होते हैं, उन उत्पादन पर नजर रखने के लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है। ये डिपार्टमेंट ध्यान रखता है कि केवल वही लोग इनका प्रोडक्शन कर पाए जिनको लाइसेंस दिया गया है। करेक्ट? इसके अलावा और कोई भी इस प्रकार की चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर पाए। तो ये भी गाइस गजब का डिपार्टमेंट है। इसमें भी मालूम है आपको किस प्रकार के लोगों के साथ डील करनी है। जो ऐसे लोगों का प्रोडक्शन करते हैं तो आप इनकी कमियां जानते ही हो। अच्छी खासी सोशल वैल्यू है, अच्छा खासा पैसा है इस डिपार्टमेंट में, बहुत पैसा है। करेक्ट? इसके बाद बात करते हैं एक सीएजी में ही एक और आपको पोस्ट मिलेगी, दैट इज डीए, जिसे बोलते हैं डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट, पैसे की बात आई तो इसलिए मुझे ये पोस्ट याद आ गई। क्यों पोस्ट याद आ गई बताता हूँ गाइस। अगर आपके पैसों की बुक पूरी ना हुई हो, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट पोस्ट जहां पे आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इच्छाएं तो सारी पूरी सब जगह हो रही हैं। इस पोस्ट पे क्या है, इस पोस्ट पे कोई भी रिस्क नहीं है, दिन रात काम करने वाली बात नहीं है, आप अपने आप के बॉस होते हो। जैसे कस्टम एक्साइज, आईटी डिपार्टमेंट, एनआईए, सीबीआई, एमईई, ये सभी मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं। जैसे ये विदेश मंत्रालय के अंडर में होता है, ये भारत सरकार के सीधे सीधे जो है उसके अंडर में है। एनआईए, ये आईटीए, ये सब वित्त मंत्रालय के अंडर में है। कोई ना कोई डिपार्टमेंट किसी के अंडर में होता है। सीएजी का जो ये डीए और सीएजी, ये वाली सीएजी और सीएजी में एक अलग होता है डीए। ये दोनों ही डिपार्टमेंट, ये दोनों ही चीज़ें किसी भी मंत्रालय के अंडर में नहीं आती हैं।
तो इसलिए इसमें काम करने वाले लोगों का कोई ट्रांसफर विधायक या सांसद या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री करा दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात समझ में आई ना? ये अपने आप के खुद के बॉस हैं। तो इसीलिए गाइज आपको कोई सुपरविजन आपके ऊपर ज़्यादा होता नहीं है, आप अपने आप की जगह के बॉस होते हैं। 10 से 6 की ऑफिस होती है, आप वहाँ 11 बजे पहुँच रहे हैं, 11:30 बजे पहुँच रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेट पहुँचिए, लेकिन आपको फैक्ट बता रहा हूँ। सच्चाई क्या है कि लोग कभी अगर लेट भी पहुँच जाते हैं और जल्दी भी चले आते हैं तो आपको टोकने रोकने वाले नॉर्मली लोग नहीं मिलते हैं वहाँ पर। जो मिलेगा वो आपके जूनियर होंगे, और आपके जूनियर तो इसी बात पे खुश रहेंगे कि बॉस कब हटे यहाँ से, कब जाए। और आपकी इसमें जो डीलिंग होती है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से होती है। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्टर? सड़क बन रही है, टावर पड़ रहा है, सड़क बन रही है या खुदाई हो रही है, पाइपलाइन पड़ रही है, ये जितने भी पब्लिक के वर्क होते हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट के पब्लिक वर्क जितने भी होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्टर कराते हैं। और उन कॉन्ट्रैक्टर के पैसों का चेक आप ही साइन करके देते हो। अब पूरे कॉन्ट्रैक्टर ने गोपालपुरा से लेकर गुर्जर की थड़ी तक सड़क बनाई है, जिसका खर्चा 5 करोड़ रुपए आया है। 5 करोड़ का चेक तो आप ही साइन करोगे ना? अब साइन करने के लिए तो पता ही है ना। इसलिए कह रहा हूं गाइस, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारा चेक कहीं से भी रुके नहीं। इस डिपार्टमेंट में लोग काफी पसंद करते हैं जाना। इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। CSS, सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस। सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस क्या है? वैसे मैं बता दूं, ये अगर आपको CSS में जाना है तो इसका मतलब समझिए, ये सबसे ज़्यादा ईमानदारी वाली नौकरी होती है, ऑनेस्ट जॉब होता है, और बिल्कुल हैसल फ्री, रत्ती बराबर भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें करप्शन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जहाँ करप्शन नहीं है गाइस, ध्यान रखना, वहाँ सबसे पीसफुल होता है काम। आप इनमें भी रह के बिल्कुल पीसफुल काम कर सकते हैं अगर आप अपनी ईमानदारी और अपना इंटीग्रिटी को बरकरार रखें। आप ईमानदारी से काम करेंगे हर डिपार्टमेंट में, आपकी रिस्पेक्ट तो जबरदस्त होगी, आपसे लोग डरेंगे भी, और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी के लोगों की कदर हर जगह होती है, घूसखोरों की कदर नहीं होती कहीं पे भी। आपने 1 रुपये अगर गलत कमा लिया, करेक्ट, तो फिर आप गलत हो गए। आपको डर रहेगा कि आप कल रात को वहां से कोई पैसे लेकर आए थे और सुबह बॉस का कॉल आया है, कॉल कर लिया गया, हमें उससे अलग से मीटिंग करनी है, तो आपको डर रहेगा कि कहीं ये इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं होगी कि मैंने उससे कुछ पैसे ले लिए थे। छापा मारे लोग, आपने मारा, वहां से कुछ पैसे कमाए, तो डर रहता है गाइस। इसलिए गलत काम करने वाले का डर हर जगह रहेगा। आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपकी हर जगह वैल्यू होगी। पर मैं इस डिपार्टमेंट की बात इसलिए कर रहा हूं, ये CSS में होता क्या है, CSS में ऐसा नहीं है कि आपको है क्या, सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस का मतलब है सचिवालय। आपको सचिवालय में बैठना होता है। सरकारें कहाँ से चलती हैं? अगर मोदी जी कहीं से भी कोई डायरेक्शन देते हैं, कहीं बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? ये सब सचिवालय में बैठते हैं। सेंट्रल सचिवालय दिल्ली में है, जहाँ दिल्ली में सारे के सारे मंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, करेक्ट, रक्षा मंत्री, दूरसंचार मंत्री, IT मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर जितने भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर, ये सब वहीं बैठते हैं सचिवालय में। तो पूरे देश की सरकार सचिवालय में ही बैठ के काम करती है। और ये लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ये केवल फाइलों पे साइन करते हैं। ये अपने तरफ से बहुत ही कम इनिशिएट देते हैं, ज़्यादातर इनिशिएट देते हैं नीचे के लोग, ऑफिसर्स। वो कोई प्लान बताते हैं, वो प्लान उस मंत्री को समझ में आ गया, साइन कर दिया, नहीं समझ में आया, नहीं साइन किया। इसके अलावा मंत्री अपने तरफ से बहुत ही कम इनिशिएट लेते हैं। तो अगर देखा जाए देश चला रहा है तो कौन चला रहा है? सचिवालय चलाता है, वो सचिवालय के कर्मचारी चलाते हैं। आपके पास यहाँ काम क्या होगा? आप यहाँ पे केवल नोटिंग ड्राफ्टिंग काम करेंगे, नोट्स या फाइलों में ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होंगे, केवल उनको लिख रहे होंगे। तो इस काम में कोई हैसल्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फिक्स आवर्स की जॉब होती है। और इस डिपार्टमेंट को कई लोग जानबूझ के चूज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है, और फिर दिल्ली में रहते हुए वो अपने हायर एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हैं। इसमें काफ़ी समय मिलता है खुद को पढ़ने के लिए। सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें पर्सनल लाइफ यूँ बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास समय होता है। शाम को 6 बजे आप घर आ गए, उसके बाद अगले दिन देखेंगे ऑफिस, रात तक बिल्कुल बेफिक्री की नींद सोइएगा। सबसे ज़्यादा गर्ल्स भी
इस डिपार्टमेंट को चूज करती हैं। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स इधर जाती नहीं है, सब जगह जाती हैं, सब जगह, बस आपकी अपनी प्रेफरेंसेस है, आपकी अपनी खुद की चॉइस है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप इन डिपार्टमेंट में जाइए, आपको पीस पसंद है तो आप इस डिपार्टमेंट में जाइए, सीएजी या ये सीएसएस। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये कुछ डिपार्टमेंट मैंने आपको शॉर्ट में बताए हैं, कुछ डिपार्टमेंट बताए हैं। 2-4 डिपार्टमेंट थोड़े से और रह गए हैं अलग अलग मंत्रालय के, वो भी ज़्यादातर मंत्रालय के अंडर में आते हैं और इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं। बेसिकली मूलतः हमने आपको डिपार्टमेंट बता दिए हैं, आप इनमें से कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो अब आपको कुछ समझ में आई चॉइस कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना है? कितने लोग हैं जो MEA में जाना चाहते हैं? हैंड्स डाउन। कितने लोग CBI में जाना चाहते हैं? ऑलराइट। NIA में, ठीक है। IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स में, ठीक है, हैंड्स डाउन। कस्टम में और एक्साइज में, ठीक है। CAG, अच्छा। NCB, कोई भी नहीं है NCB में, मतलब नारकोटिक में कोई जाना नहीं चाहता। और DA, CSS, ओके। अपने हिसाब से चॉइस बनाइए गाइस, अपने हिसाब से चॉइस बनाइए कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको पसंद है और उस डिपार्टमेंट के पाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं SSC के सिलेक्शन प्रोसेस की, कि ये डिपार्टमेंट जाना है तो सिलेक्शन कैसे लें और SSC में क्या क्या आता है, क्या उसकी स्कीम है पूरी एग्जामिनेशन की। करेक्ट? समझे? शुरुआत करें, चलिए इसे मिटाऊं। देखिए गाइस, अगर मैं स्टडी की बात करूं, ये सारे डिपार्टमेंट या सारे एग्जाम्स आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल प्लानिंग से हो रही हो, आप टेस्ट सीरीज प्रॉपर दे रहे हो, आपके प्रॉब्लम को प्रॉपर रिकॉग्नाइज किया जा रहा हो। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज है कि ऑनलाइन एग्जाम्स भी होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट कई सारे, क्या बात करूं, अपने इंस्टीट्यूट में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। पावर माइंड में आपने देखा है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम भी कराए जाते हैं, ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है, तो आप घर बैठे भी उनको दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज रेगुलर हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको बिल्कुल फ़ायदा करती हैं आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने के लिए। आई होप कि अब आप लोग ये बात जान लें कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे लेना है और हमारा इंस्टीट्यूट, पावर माइंड इंस्टीट्यूट, आपको उसमें मदद, सिलेक्शन लेने के लिए कैसे मदद कर सकता है वो समझते हैं। ओके? देखिए, SSC में जाने के लिए आपकी जो पढ़ाई है वो कितने पढ़े लिखे होने चाहिए? आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट अगर नहीं भी हैं तो फाइनल ईयर आपका एग्जाम दिया होना चाहिए, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके? मोटे मोटे तौर पे मान लीजिए ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे BA की हो, BSc की हो, BCom हो, किसी भी विंग में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो, एनी साइड, कॉमर्स साइड हो। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन तो हो गई, ग्रेजुएशन के बाद एज कितनी होनी चाहिए? एज 21 साल से लेकर 27 और 30 और 32, मैं ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। कुछ डिपार्टमेंट में केवल अपर लिमिट 27 वर्ष तक है और कुछ डिपार्टमेंट में 30 वर्ष तक है। जैसे मैं CBI की बात करूं, अगर आपको CBI में इंस्पेक्टर बनना है तो आप 27 वर्ष से पहले पहले बन जाइएगा। करेक्ट? तो कुछ डिपार्टमेंट में केवल मैक्सिमम लिमिट 27 है, कुछ डिपार्टमेंट की 30 वर्ष है और कुछ डिपार्टमेंट की 32 वर्ष भी है। ओके? एज की बात कर ली, ग्रेजुएशन हो गई। अब बात करते हैं कि इसकी स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन होता कैसे है और क्या क्या सिलेबस आता है। तो देखिए स्कीम समझ लेते हैं। इसके जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। ये टियर क्या है? कुछ नहीं, ये केवल चरण है जिसे आप प्री, मेंस और फर्दर एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं।
जैसे प्री की समझिए, ये टियर 1 जैसे प्री कहते हैं। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, 200 मार्क्स का केवल 60 मिनट के लिए। 60 मिनट मिलेंगे और 200 क्वेश्चन आए, 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस इसमें आते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट के होते हैं। पहला है मैथ्स के लिए 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस और जनरल स्टडी एंड जीके इसके भी 25 क्वेश्चंस। इसको आप जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं। 25-25 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स हर के कितने होते हैं? 50 मार्क्स, 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती इसमें, कि ऐसा नहीं कि हर सेक्शन में पास होना जरूरी है। अगर आपकी जीएस या जीए के कमजोर है तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करके ज्यादा स्कोर लाना होगा। ओवरऑल 200 नंबर में से जिनके ज्यादा नंबर होते हैं वो अगले एग्जाम के लिए, अगले लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस के लिए। इसमें कोई मिनिमम कट ऑफ भी निर्धारित नहीं होती कि आपके 50% आ गए या 60% आ गए तो आप पास हो भी जाओगे। ये डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज हैं और कितने लोग एग्जाम में बैठे हैं। ओके, जैसे मान के चलिए अगर वैकेंसी 10,000 हैं तो इसमें कम से कम 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख लोगों को पास कराया जाता है, यहां से आगे भेजा जाता है। 10,000 वैकेंसी के लिए कम से कम 10 टाइम्स लोगों को प्री क्वालिफाई कराया जाता है, क्योंकि यहां से भी छटनी होगी, कुछ यहां से भी छटनी होगी, तब जाके फाइनली उनको वो लोग मिलेंगे जो नौकरी करने लायक है। तो इसलिए इसमें ये कट ऑफ को कोई वैल्यू बता देना कि इतने मार्क्स ले आओ तो इतना हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा गाइस, अगर आप 70 से 80% तक मार्क्स लाते हो, 70 से 80% तक, तो आप आराम से अगले लेवल में क्वालिफाई कर लेंगे, अगले लेवल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। प्री में नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर वही क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपको कितने मार्क्स हट जाएंगे? 0.5। ठीक है, अब चलते हैं मेंस की ओर। आपने अगर ये पास कर लिया एग्जाम, 200 में से आपके 150 नंबर आ गए, 120 नंबर आ गए, 100 नंबर आ गए या 110 नंबर आ गए, डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जा रही है। आपके 110 नंबर आ गए और कट ऑफ 100 गई है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट लेवल के लिए। अब टियर 2 ये होता है 400 मार्क्स का पेपर। 400 मार्क्स के पेपर, और उसमें 4 पेपर होते हैं। 2 पेपर जो सबको देने होते हैं और 2 होते हैं ऑप्शनल जो सबके लिए नहीं होते हैं। जैसे देखिए, दोबारा से मैथ्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का और 100 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। दूसरा है इंग्लिश का 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। तीसरा है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। एंड चौथा है स्टैट का 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। अब सुन लीजिए ध्यान से। आप कहोगे इतना पेपर पढ़ना पड़ेगा, हमें फाइनेंस अकाउंट भी पढ़ना पड़ेगा, स्टैट भी पढ़ना पड़ेगा, ये तो सब्जेक्ट हमारे है ही नहीं। कोई जरूरी नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना इनको। बेसिकली क्या है, ये 2 जो पेपर है मैथ्स और इंग्लिश, ये कंपलसरी है, ये आपको देने ही देने हैं। ठीक है, फाइनेंस इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स ये पेपर आपको किसके लिए देने हैं? ये वाला अगर पेपर देते हो तो आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। AAO CAG में होती है पोस्ट, CAG डिपार्टमेंट में होती है, और ये गजेटेड पोस्ट होती है, राजपत्रित। CAG में मतलब पूरे SSC में केवल एक यही पोस्ट है जो राजपत्रित अधिकारी बनाती है, आपको गजेटेड ऑफिसर बनाती है। बाकी सारी जितने भी डिपार्टमेंट जितने भी थे वो सारे आपको नॉन गजेट बनाते हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर। तो ये डायरेक्ट आपको गजेटेड ऑफिसर बनाती है, और सबसे ज़्यादा ग्रेड पे, सबसे ज़्यादा तनख्वाह बनाने वाली आपको ये पोस्ट मिलती है।
अगर आपको ये वाली पोस्ट पानी है तो ये तो दोनों पास करने पड़ेंगे, उसके साथ में ये वाला भी पास करना पड़ेगा। ओके, अगर आप ये पेपर नहीं देते हो, फॉर्म तो भर दिया, फॉर्म तो सब भर दिए थे, सब भर दिए, लेकिन पेपर देने नहीं गए या गए फेल हो गए या कुछ भी कराए, एब्सेंट हो गए, तो आपको क्या है, ये वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, बाकी सारी पोस्ट के लिए आपकी लाइनें खुली रहेंगी। बात समझ में आ रही ना? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए तब तो आप इसकी स्टडी करिए, वरना जितने भी डिपार्टमेंट मैंने बताए हैं, सीबीआई, एनआईए, सीएजी में ये डिपार्टमेंट, ये पोस्ट छोड़कर बाकी सारे जितने भी डिपार्टमेंट बताए हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में चाहे इनकम टैक्स हो, एक्साइज हो, सभी में आप जा सकते हो मैथ्स और इंग्लिश की बेस पर। अब बात कर लेते हैं स्टैट। स्टैट किसके लिए? इसके लिए एक पोस्ट होती है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। या एक होती कंपाइलर। देश में जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, अगर देश की जनसंख्या अपनी है कितनी है, आज के समय में कितनी जनसंख्या है? 100 कितनी? हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं 125 करोड़। 125 करोड़ तो है ही ना। तो 125 करोड़ गिनती किसने बताई कि 125 करोड़ है? हमारे देश में महिलाएं कितनी हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, शिक्षरता का स्तर क्या है, ये सब डिपार्टमेंट कौन इनकी सारे डेटा देखता है? वो ये डिपार्टमेंट होता है, स्टैटिकल डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट में अगर जाना है तब तो आप ये वाला एग्जाम दीजिए, स्टैट का पेपर। अगर नहीं जाना है तो आप ये वाला पेपर मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? तो ये दोनों जो एग्जाम होते हैं ये पर्टिकुलर पोस्टों के लिए होते हैं, उन पोस्टों के लिए। अगर उन पोस्ट को पाना है तो एग्जाम देना है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पर सभी छात्र को ये समझ में आती है कि हमको पहले प्री में 4 चीजें पढ़नी है और मेंस में क्या पढ़ना है, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना है। अब आप भी मैथ्स और इंग्लिश रखिए। अगर आपको ये डिपार्टमेंट ये पोस्ट नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप ये मैथ्स और इंग्लिश के बेस पर ही बाकी सारे पोस्ट पा सकते हो। बात समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं टीयर 3 की, नेक्स्ट लेवल की, टीयर 3। दोनों ही जो पेपर होते हैं गाइस, टीयर 1, टीयर 2, ये सारे कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं, ऑनलाइन पेपर होते हैं और सभी ऑप्शनल बेस्ड पेपर होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाते हैं। आपको सही विकल्प को चूज करना है और आंसर देना है। तो ये भी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू और ऑनलाइन पेपर होता है ये भी, और ये भी ऑनलाइन होता है। इसके जो क्वालिफाई करते हैं तो ये जो वाला पेपर होता है ये पेन एंड पेपर मोड पे होता है, पेन एंड पेपर मोड, और ये होता है ऑफलाइन। $100 मार्क्स का होता है ये। गाइस एक बार बता दूं, इसकी तैयारी हर कोचिंग में नहीं मिलती है, पर अपने यहां मिलेगी आपको। इसकी तैयारी कराना आसान नहीं होता है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट अगर कराते भी है ना तो कुछ भी ऐसे काम चलाओ करा देते हैं, लेकिन आई होप कि अपने पावर माइंड इंस्टीट्यूट में इसकी आपको बिल्कुल सटीक तैयारी मिलेगी। पेन पेपर मोड में 100 मार्क्स का पेपर होता है। आपको इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें ए से यानी निबंध लिखने के लिए, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशंस या प्रेसिस, इनके ऊपर आपको पेपर करना होता है। लेटर लिखना, निबंध लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना, ये तो आपने सीखा ही है ना। बचपन वाले लेटर नहीं लिखने हैं कि जब एक ही पत्र लिखना आता था प्रधानाचार्य को कि बुखार आ गया, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, दैट्स व्हाई आई एम अनएबल टू कम। आपको याद है? एक ही बीमारी का बहाना बना के हमेशा एक ही बात पेपर लिखाया जाता था। हाँ, लगभग मान के चलिए चीजें वही हैं, बस आपको अपनी एप्लीकेशन लिखने का या लेटर लिखने का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से लिखना होगा। वो चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। बस आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं कि ये रही मेरी मार्कशीट, मैंने बिल्कुल सही सही पास किया है, ये मेरा सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई हो जाता है, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और आपको वहाँ के बाद आपका फाइनल, उस दिन से आप सरकारी आदमी बन जाते हो। उस दिन से तो आपको ये स्किल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है।
फिर स्किल टेस्ट क्यों दें? यस, स्किल टेस्ट देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको ये डिपार्टमेंट चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट? एक है CSS, करेक्ट, और एक था कस्टम में एक पोस्ट होती है एग्जामिनर की। ये दो डिपार्टमेंट में अगर आपको पर्टिकुलर दो डिपार्टमेंट चाहिए तो आपको स्किल टेस्ट देने की आवश्यकता होती है, और देने की आवश्यकता नहीं, स्किल टेस्ट में पास भी होना होता है। तो स्किल टेस्ट होता क्या, कैसी स्किल देखी जाती है? बेसिकली ये स्किल टेस्ट है आपका, दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक होता है टाइपिंग का और एक होता है कंप्यूटर की नॉलेज का। आइए समझ लेते हैं टियर 4 को। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन है? कोई भी कंफ्यूजन हो? नहीं है? शुड आई रिमूव? ठीक है, तो टियर 1 मिटा देता हूं, या टियर 1 से इससे टियर 4 ले लेता हूं। टियर 1 तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए टियर 4 स्किल टेस्ट है क्या? प्लीज देखिए, एक तो होता है DEST टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, डेटा एंट्री, यानी ये प्योरली टाइपिंग टेस्ट है, केवल टाइपिंग के लिए। और ये एक आता है CPT, यानी यहां पर कंप्यूटर यस प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्या होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट? टाइपिंग में आपको केवल टाइपिंग के टेस्ट किया जाता है, 2000 वर्ड्स दिए जाते हैं और 15 मिनट में टाइप करने होते हैं। 2000 लेटर अक्षर को 2000 लेटर और 15 मिनट में टाइप करने होते हैं। तो 2000 लेटर 15 मिनट टाइप कर रहे हैं, इसका अगर औसतन निकालेंगे तो 28 वर्ड्स या 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आती है, जो कि नॉर्मली चैटिंग करने वाले जो आदी लोग होते हैं उनकी 25 आराम से होती है, 25-26 आराम से निकल आती है। तो इसको पास करने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो टाइपिंग वाली पोस्ट हैं उनके लिए 35-35 वर्ड्स की स्पीड आती है, वहाँ दिक्कत आती है। इसको तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, 15-20 दिन की कंप्यूटर बैठ के तो प्रैक्टिस हो जाएगी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, इसमें आपके 3 प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। MS वर्ड की बेसिक नॉलेज, MS वर्ड जानते हो, पावर पॉइंट की स्लाइड बनाने वाला, और एक्सेल की शीट के पे छोटे मोटे फॉर्मूले लगाने वाले। इसके अलावा कोई बड़े टेस्ट नहीं लिए जाते हैं। और ये टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो तो आपको ये डिपार्टमेंट भी मिल जाते हैं, CSS आप और कस्टम, इनके लिए भी आप लायक हो जाते हो। अगर आप ये टेस्ट पास नहीं करते हो, या बैठे फेल हो गए या एब्सेंट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको ये डिपार्टमेंट नहीं मिलेंगे, बाकी सारे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। तो आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि हमको प्री पास कर लेना है, मेंस पास कर लेना है, उसके बाद बस ये टियर 3 यहां तक काम करना है। इसके बाद हमारी नौकरी लगभग लग ही जाती है, लगभग आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो मिल ही जाता है अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो। बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। अब ये सब करना है गाइस, तो आपको पढ़ाई कितने घंटे करनी होगी? सबसे पहला आपके पास हर्डल है तो प्री है। इन सब में सबसे ज्यादा अगर मुश्किल होती है ना गाइस निकालने में, तो केवल प्री में होती है। मेंस और आगे के जो पेपर है उसी जोश में निकल जाते हैं। जब हम प्री पास करते हैं तो उसको हमें इतना मोटिवेशन मिलता है, अगर ठीक से पढ़ने वाला व्यक्ति होता है तो आगे के एग्जाम को बहुत आसानी से निकाल लेता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जोश गुमान में घूमते रहे, हम तो प्री पास करके अब तो कर लेंगे, अब तो कर लेंगे, वही रह जाते हैं। तो ईमानदारी से पढ़ने वाले गाइस मेंस भी निकाल लेते हैं और आगे वाला पेपर भी निकाल लेते हैं। तो सबसे मुश्किल जो आती है वो प्री आती है, क्योंकि प्री में 4 चीजें पढ़नी होती हैं आपको, मैथ्स, GS, इंग्लिश और रीजनिंग। जबकि मेंस में केवल मैथ्स और इंग्लिश, और मैथ्स वही वाली जो वहां पढ़ी है, इंग्लिश वही वाली जो वहां पढ़ी है, तो कुछ नया तो है नहीं, बस उन्हीं को रिवाइज करना है अपने अच्छे लेवल से पढ़ने के लिए। बात समझ में आ रही ना? तो अगर आपका इन केस GS कमजोर है भी, कैसे भी करके, तो भी आप SSC में क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग है तो रीजनिंग भी स्ट्रांग होगा। जिनका मैथ्स अच्छा होता है
उनका रीजनिंग भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और इसे पास करने के लिए आपको दो सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करना है, वो मैथ्स और इंग्लिश है। मैथ्स इंग्लिश में फोकस करोगे, प्री को भी आसानी से क्वालिफाई कर लोगे, और मेंस में तो यही दो सब्जेक्ट ही आने हैं। यहाँ पे ना तो रीजनिंग आ रही है, ना ही कुछ और सब्जेक्ट आ रहा है। तो मैथ्स और इंग्लिश ही आपके हैं जो आपको सरकारी आदमी बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो हमको अब बात कर लेते हैं हमको कितने घंटे घर पे पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ओके, हाउ टू स्टडी एंड टाइम मैनेजमेंट। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं प्री में। मैथ्स को पढ़ना है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या जीके एंड रीजनिंग, ठीक है ना। देखिए गाइस, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जल्दी से सेटल हो जाइए। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए गाइस आपकी विल पावर बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए कितने डेडिकेट हैं। एक बार की बात है कि एक छात्र एक गुरु के पास गए, गुरुजी मैंने बहुत सारे एग्जाम दे दिए, मेरे एग्जाम पास नहीं हो रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि आपने पूरे प्रयास किए हैं? हाँ, पूरे प्रयास किए हैं। तो ठीक है, फिर मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। छात्र बड़ा खुश कि गुरुजी एक मंत्र देने वाले हैं और उस मंत्र से हमारा सारा एग्जाम पास कर लेंगे। पर गुरुजी ने भी शर्त रखी कि मंत्र मैं कल सुबह तुम्हें 4 बजे दूंगा, 4 बजे मुझे उस तालाब के पास मिलना। एक तालाब बताया, उस तालाब के पास मिलना। छात्र बड़ा खुश कि कल गुरुजी हमें कोई मंत्र देने वाले हैं। दौड़ दौड़ते पहुंचा, गुरुजी बताइए क्या मंत्र है। गुरुजी बोले पहले आप मुंह धो लीजिए इस तालाब में, जाग के देखिए और मुंह धोइए। छात्र झुका, गुरुजी ने क्या किया, गर्दन पकड़ी और उसको डुबो दिया। मंत्र मिल रहा था ना। गुरुजी भी बहुत परेशान हो गए थे कि यार हर रोज क्वेश्चन पूछता रहता है मुझसे। उसको डुबोने लगे। छात्र तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ है, छटपटाया, थोड़ा थोड़ा आवाज लगाया, गुरुजी क्या कर रहे हो। गुरुजी बोले बेटा मैं तो तुम्हें आज मारने आया हूँ और मार के रहूंगा। गुरुजी प्रयास कर रहे थे कि मैं इसको मारूं, छात्र प्रयास कर रहा था कि मैं बचूं। पहले तो छात्र थोड़ी देर तक ये सोचता रहा कि मेरे गुरुजी हैं, थोड़ा छटपटा के कैसे भी करके अलग हो जाऊं। जब उसको लगने लगा कि अब मेरी जान जाने वाली है और गुरुजी नहीं हटने वाले हैं, उसने जोर से लात मारी गुरुजी की साइड में और बाहर निकल के आया। स्टोरी समझना गाइस। बोले गुरुजी क्या कर रहे थे। गुरुजी बोले मैं तो तुम्हें मार रहा था और तुम क्या कर रहे थे कि मैं बचने का प्रयास कर रहा था। तो बच गए? कि हाँ बच गए। कैसे बचे? अरे सर गुरुजी जान लगाई मैंने बचने के लिए अपनी, तब बच पाए। तो गुरुजी बोले यही तो मंत्र है, जान लगानी है आपको पढ़ाई के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए। और पाने के लिए आपको अपने आराध्य को भी साइड में करना हो। गुरुजी को लात मारने का मैसेज ये है। गुरुजी से बड़ा कौन है आराध्य? भगवान से भी ज्यादा बड़ा गुरुजी बोला गया है अपने अपने अपनी कल्चर में। उन्होंने यही कहा कि अपने आराध्य को भी अगर किनारे करना हो। एग्जाम है कल सुबह, शाम को पूजा का टाइम है, कई लोग बहुत पूजा या अर्चना में लगते हैं, घंटी बजानी है, 2 घंटे पूजा करनी है। आराध्य को भी साइड में करना हो तो पहले वो साइड में करिए। सबसे पहले लक्ष्य को पाइएगा, और लक्ष्य को पाने के लिए आपको जितना भी कठिन परिश्रम और जितना भी जान लगानी है उस जान से लगाइएगा। गाइस मैं आपसे छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसको याद करके आप ये कह सकें कि यस वो पल था या वो टाइम था जब मैंने अपनी जी जान से उसके लिए पाने का प्रयास किया था, उस चीज को पाने का, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। ये एग्जाम छोड़ो, लाइफ में कोई चीज आपने बड़ी शिद्दत से पाने की कोशिश करी हो, तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो मैंने बहुत ही बिल्कुल जान से मतलब अपनी जी जान से उसको कोशिश की है? मैं पूछने वाला नहीं हूँ, लेकिन बस आप जानते हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और बताना कि क्या उस लड़के ने जितनी कोशिश करी वो उतनी शिद्दत आपने करी थी। एक फुटबॉलर है, दुनिया उसको आज बहुत पॉपुलर जानती है, लेकिन उसकी बचपन की कहानी सुनिएगा।
वो जब लोग फुटबॉल की प्रैक्टिस करते थे तो साइड में उस फुटबॉल की प्रैक्टिस को देखता रहता था और अकेले में उसकी प्रैक्टिस करता था। उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए वो कई बार रिक्वेस्ट करता था कि मुझे भी प्रैक्टिस करा दो, लेकिन लोग उससे प्रैक्टिस नहीं कराते थे। कहते थे ये तो बेकार है, रहने दे, हम लोग बड़े अच्छे लेवल के लोग हैं और अच्छी टीम में खेलते हैं, तुम जैसे लोगों को नहीं खिलाना है। पर वो अकेले प्रैक्टिस करता था। और गाइस हुआ क्या, वो रोजाना उस प्रैक्टिस को देखता भी था और देखने के बाद अकेले प्रैक्टिस करता भी था। और उसकी टीम जिसकी प्रैक्टिस देखता था, एक बार टीम का टूर्नामेंट हुआ तो टूर्नामेंट में टीम ने पार्टिसिपेट किया, सारे मैचेस जीतते चले गए और वो लड़का सारे मैचेस को देखता था। कुछ दिनों के लिए वो लड़का गायब हो गया, किसी को नहीं दिखाई दिया, पर लोगों ने परवाह भी नहीं की। लोगों को पता रहता था कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं शाम को, तो एक लड़का हमको रोजाना देखता है, बाद में वो अकेले प्रैक्टिस करता है, पर कुछ दिनों से दिखा नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे भी उससे क्या फर्क पड़ रहा टीम को। फाइनल मैच, मेरी बात समझना, फाइनल मैच है उस टीम का। अब वो लड़का दौड़ के आया और उस टीम के कोच को बोलता है कि मुझे इस टीम में खिला लो। कोच सरप्राइज की पहली बात तो तुम टीम के खिलाड़ी हो नहीं, ठीक, आज तक तुमने टीम के साथ कभी खेला नहीं, कभी हमने तुम्हें खिलाया भी नहीं, ये है फाइनल मैच, मैं तुम्हें कैसे खिलाऊं। यहां पे अगर मैंने कोई गलत फैसला दिया और टीम हारी तो सारी गलती मेरी मानी जाएगी कि मैंने आप जैसे अनपढ़ अनाड़ी लड़के को तो गेम में रखा। पर उस लड़के ने बहुत गड़गड़ाया, बहुत कोशिश करी, बहुत जी जान से उसके पीछे पड़ा ही रहा, कोच के पीछे कि मुझे खिला लो खिला लो। कोच का भी दिल पसीज गया, पता नहीं क्या सोच के उसने एक खिलाड़ी को हटाया और उसकी जगह उसको प्लेइंग 11 में रखा। ठीक है, अब सोचिए कोच ने कितना बड़ा फैसला लिया। फाइनल मैच, सारे खिलाड़ी ने कोच को बड़ी बड़ी गलत बातें बोली कि आपने कैसा फैसला किया, क्योंकि कोच थे इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, मानना तो था ही, पर सभी लोग यही सोच रहे थे कि हम 10 ही लोग खेल रहे हैं, ये तो बेकार है 11 भाई, इसको तो हमें झेलना है। मोरल डाउन हो रहा था सब लोगों का कि ऐसा खिलाड़ी क्यों ले लिया। अब सुनिए हुआ क्या, मैच स्टार्ट हुआ। मैच नॉर्मली चलता रहा जैसे चल रहा था। एक बार उस बंदे के पास बॉल आई, उसने वो गजब का खेल दिखाया कि उसके पास जब भी बॉल आई तो सीधे गोल में गई। सरप्राइज थे सभी के सभी लोग, विपक्षी टीम और खुद टीम वाले भी, कि ऐसी गजब की गोल करने की चीजें जो किसी ने आज तक नहीं देखी, इस लड़के के अंदर कहां से आई। और ये ऐसा गोल कर रहा है जैसे कि इन्होंने कितने सालों की प्रैक्टिस, कितने अथक प्रयास किए उसने, और ये अपनी उम्र से 10 साल आगे सीनियर को भी पछाड़ के कर रहा है। फिलहाल मैच तो खत्म हुआ और मैच उसकी वजह से जीता भी, लोगों ने उसको कंधे पर उठाया, उसकी बहुत वाहवाही की और उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा खेला क्यों। तो गाइस आप सुनिए उस लड़के ने उत्तर क्या दिया था। मैं वो जानना चाहता हूं, क्या आपने प्रयास कभी इस स्तर का था। उस लड़के ने ये कहा कि सर एक्चुअली क्या है, मैं कुछ दिन से यहाँ नहीं दिखा, आपने नोटिस किया होगा कि हाँ नोटिस किया, कुछ दिन से नहीं दिखे, कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। और मैं बताऊं, मैं शाम को जब प्रैक्टिस करता था तो मेरे पिताजी हर रोज मेरी प्रैक्टिस को देखा करते थे। और मैंने आज तक नहीं बताया कि मेरे पिताजी एक्चुअली उनके आंखें थी नहीं, वो अंधे थे, पर मेरी प्रैक्टिस को देखने का ढोंग करते थे और हमेशा कहते थे कि बेटा मैं महसूस कर रहा हूं तो बहुत अच्छा खेल रहे हो। और अभी कुछ दिन पहले जब वो एक्सपायर हुए, यानी दुनिया से गए, तो जाते जाते उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां से मैं अब तुम्हें देख सकता हूं, मेरी आंखें तब होंगी, मैंने जिंदगी भर तुम्हारा खेल नहीं देखा, और जब मैं ऊपर जा रहा हूं और जिंदगी में पहली बार जहां भी खेलना तो मुझे ऐसे दिखाना खेल कि मुझे फक्र हो सके कि मेरा बेटा खेल रहा है। ओके, तो गाइज इसलिए उस लड़के ने कहा कि आज मेरे पिताजी मेरा गेम देख रहे हैं और मुझे उनको नीचे नहीं दिखाना है। तो जिंदगी में गाइज आपने कभी भी ऐसा प्रयास किया है क्या, इस स्तर का प्रयास। और जिस दिन इस स्तर का प्रयास करोगे उस दिन ये एसएससी तो बहुत छोटी नौकरी है जिंदगी की, बड़े से बड़ी चीजें आप प्राप्त कर लोगे। आईएएस डीएम बनना भी छोटा पड़ जाएगा इस एफर्ट्स के सामने, दुनिया जीत सकते हो आप। सचिन तेंदुलकर, मेसी जैसे फुटबॉलर या सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स यूं ही नहीं बन गए लोग, पूरी दुनिया यूं ही नहीं जानती है। आप एसएससी पास करोगे, आपके रिश्तेदारी तो जानेंगे, आपको आपके परिवार वाले तो जानेंगे, लेकिन आपका प्रयास, आपका एफर्ट्स किस स्तर का हो सकता है कि पूरा शहर जाने, पूरा देश जाने और पूरी दुनिया जाने। तो इंसान के अंदर जो क्षमता होती है हम लोगों के अंदर, वो दुनिया जीतने की क्षमता होती है।
हम उस क्षमता को जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। हमारे रास्ते में बहुत सारे रोड़े आएंगे, मुश्किलें आएंगी, इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप घर में पढ़ाई कर रहे हो गाइस, आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि कोई बिना समस्या के पढ़ रहा होगा। आप यहाँ कोचिंग में पढ़ने आते हो, अलग टाइम में आते हो, कोई सुबह का शाम को आ रहा है, कोई शाम का सुबह आ रहा है। मैंने सबका देख रहा हूँ गाइस, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो समस्या है ही है। क्या आपके पास प्रॉब्लम नहीं है? क्या बिना प्रॉब्लम के हो? वो इंसान ही क्या जिसके पास प्रॉब्लम ना हो? और आप उन प्रॉब्लम को ही साथ लेके पढ़ाई भी करनी है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उन समस्याओं को कैसे निपटाते हो और कैसे डील करते हो। आप उन समस्याओं को अपनी ज़िंदगी में हावी कर लेते हो या फिर समस्या को एक बार इग्नोर करके अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को हावी करते हो। ऐसी प्रैक्टिस, अगर ऐसी प्रयास करोगे तो डेफिनेटली आपकी नौकरी तो एक झटके में लग जाएगी पहले प्रयास में। और अगर इनके किसी वजह से अगर पहले प्रयास में नहीं लग पा रही तो कौन सी कुंभ का मेला है जो 4 साल 5 साल बाद आ रहा है? अगली बार फिर आएगा, फिर तैयारी करिए, फिर आएगा, फिर तैयारी करिए। गाइस मेरी पहली बार सिलेक्शन लेने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते थे। आप कहोगे सर आप पढ़ा रहे हो, आपके सिलेक्शन नहीं हुए, स्टूडेंट सिलेक्शन हो गए, कैसे पढ़ा रहे थे आप? मैं सिर्फ मैथ्स ही तो पढ़ा रहा था। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स था, मेरी कमांड मैथ्स में है, तो मैं मैथ्स में अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन मेरी इंग्लिश, मेरी जीएस, मेरी रीजनिंग मैथ्स की वजह से अच्छी, ठीक है, लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग का क्या करूँ, उसका इंग्लिश और जीएस का क्या करूँ? रह जाता था। और स्टूडेंट तो चारों सब्जेक्ट चारों बेहतर लोगों से पढ़ता था, वो सिलेक्ट हो जाता था। तो गाइस मुझे भी डिप्रेशन हुआ। मेरे को भी लगता था कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और मेरे से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, ये क्या हो रहा है? एग्जाम में मैं भी बैठ रहा हूँ, मेरे साथ स्टूडेंट बैठ रहा है, और पता है जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और आपका नहीं हो, तो आप क्लास में उन बच्चों के सामने क्या मोटिवेट करेंगे? मुझे बताइए। उन चीज़ों को ही फेस किया है, उसके बावजूद भी क्लास में बच्चों को मोटिवेट किया है, पढ़ाया है, और खुद नौकरी फिर एक नहीं मिली गाइस। ओवरऑल हमारे 10 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए एसएससी में। जब सिलेक्शन होना शुरू हुआ तो फिर लगातार होने शुरू हो गए। फिर जिस एग्जाम में बैठ रहा था उस एग्जाम में आराम से मैं मेंस और टियर 3 तक आराम से पहुंच जाता था। अब मेरे सामने रास्ता था कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है, अपनी सहूलियत से, अपनी लाइफ के स्किल के हिसाब से। मैंने अपने हिसाब से अपना सहूलियत का इस डिपार्टमेंट चूज कर लिया और आई एम वेरी हैप्पी। भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे वो डिपार्टमेंट मिला। लेट सही, देर से सही, मिला जरूर है। यही मैं आपसे कहता हूँ गाइस, हिम्मत मत हारना। देर से ही सही, मिलता जरूर है। एक दिन आपके हिसाब से आपका पेपर भगवान जरूर बनाता है। अगर आपकी मेहनत अच्छी है ना तो आपके लिए पेपर बनता है। वो पेपर सिर्फ आपके लिए होता है। उस पेपर के सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेते हो, इतने तो कर ही लेते हो कि नौकरी लग ही जाती है। बस आपको क्या करना है, केवल अपनी तरफ से प्रयास करने हैं। केवल कुछ कहना चाह रहे हैं सर? एक बस ये क्लियर कर दूं। तो गाइस हम कह रहे थे हाउ टू स्टडी टाइम मैनेजमेंट, इनकी बात कर रहे थे। कितना घंटे पढ़ना है, आप पढ़ाई में कितने भी कमजोर हों, क्या या औसत हों या बहुत बढ़िया हों, मेरा मानना है कि अगर आप 7 से 8 घंटे की स्टडी कोचिंग में देने के अलावा सेल्फ स्टडी कर लेते हो 7 से 8 घंटे रोजाना, तो 6 महीने की पढ़ाई में आप नौकरी पा लोगे। अब अगर कम घंटे पढ़ते रोजाना, 5 घंटे पढ़ते हो तो टाइम बढ़ा दीजिए, 6 महीने के बजाय फिर 9 महीने में पाओगे। 4 घंटे पढ़ते हो तो साल 1.5 साल लग जाएगी। 2 घंटे पढ़ते हो तो जिंदगी बनने लगेगी। ये भी है, ऐसा थोड़ी है कि रोजाना में 8 घंटे पढ़ ले तो 23 साल तक लग जाएगी। पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है गाइस, कम से कम आपको 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही है। और अगर टाइम से नौकरी पानी है तो आपको 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब 7 से 8 घंटे का मतलब हो गया पूरे सप्ते में 7 दिन होते हैं और रोजाना 7 घंटे पढ़ते हो तो कितने हो गए? 49 घंटे हो गए। यानी 50 घंटे की पढ़ाई अगर आप निकाल लेते हैं पूरे सप्ते में, कैसे भी निकाल लीजिए, निकालना है ही। अगर आपने संडे को कहीं कोई टाइम ज़्यादा दे दिया, किसी पार्टी में चले गए, किसी दोस्त की शादी में चले गए, या कहीं और जगह आपका टाइम चला गया, तो वो टाइम आपको अगले सप्ते मैनेज करना है, कैसे भी करना है। 8 घंटे लगातार पढ़ने का अवसर नहीं है। आप अगर लगातार घंटे पढ़ सकते हो तो लगातार पढ़िए, लगातार नहीं पढ़ सकते हो टुकड़ों में पढ़ सकते हो कि सुबह 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटे तब पढ़ लिया, रात को पढ़ लिया, वैसे पढ़िए। गाइज मैं अक्सर कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ, जिस दिन आप सिलेक्शन हो कर लोगे तो आपके लिए कहानियाँ लोग लिखेंगे, आप नहीं लिखोगे। जो लोग आपकी फोटो छापेंगे अखबारों में, मैगजीन्स में, आपको खुद नहीं पता होगा कि अच्छा इतनी मेहनत मैंने करी थी, मैं ऐसा करता था, जैसा वो लिखेंगे। लोग कहानियाँ बनाते हैं और बनती हैं कहानियाँ। और अगर आपकी कोई वास्तविक कहानी है तो वो तो बहुत ही अच्छे ढंग से छापी जाएगी। और सिलेक्शन नहीं हुआ
आपकी सारी कहानियाँ धरी की धरी रह जाएंगी, कोई भी नहीं सुनेगा, इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं सुनेंगे। ज़िंदगी में जब शादी होगी तो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड भी आपकी कहानी नहीं सुनने वाले हैं। होल लाइफ आपको फेलियर का तमगा लगाना पड़ता है गाइस। तो ज़िंदगी भर मेहनत करना, ज़िंदगी भर परेशान होने से ज़्यादा अच्छा है कि ये 6 महीने या साल भर जब तक हम पावर माइंड कोचिंग में हैं तब तक अपनी ज़िंदगी को नरक बना के जी लें। क्या बुराई है? नरक में इसलिए कह रहा हूँ कि इस नरक की ज़िंदगी में आपका मोबाइल फ़ोन आपके साथ नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ टेस्ट देने के लिए, पढ़ाई के लिए। और इस नरक की ज़िंदगी में आपको कम सोना पड़ेगा। इस नरक की ज़िंदगी में आपको गर्मी हो चाहे रात हो दिन हो, रास्ते कन्वेंस ये सबको साइड में करके आना पड़ेगा। ये नरक की ज़िंदगी में मन कर रहा हो खेलने का तो हमें खेल बंद करना पड़ेगा और पढ़ाई करना पड़ेगा। सोने का मन करे तो सोना बंद करना पड़ेगा। इसे है नरक की ज़िंदगी। और ये नरक की ज़िंदगी क्यों जी रहे हो? कि ज़िंदगी भर का स्वर्ग पाना है। इसलिए अब आपके सामने हाथ में फैसला है कि आपको ज़िंदगी भर का स्वर्ग पाने के लिए अभी 6 महीने के लिए या साल भर के लिए नरक बनाएं, या अभी स्वर्ग बना लेते हैं और फिर आगे नरक बना के रखेंगे ज़िंदगी को। ऐसा आपके हाथ में फैसला है। टाइम मैनेजमेंट, कोई विशेष टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। कोई बताए कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, कोई बात नहीं। आपको सुबह देर से उठती है, आँख खुलती है, देर से खोलो, क्या कौन मना कर रहा है? रात तक देर से पढ़ लो। जैसे मेरे साथ में इस प्रॉब्लम है कि मैं सुबह नहीं पढ़ सकता, सुबह पढ़ा हुआ मुझे याद भी नहीं रहता। मेरे पता नहीं रात के 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद अगर मैं पढ़ता हूँ तो बड़ा समझ में आ जाता है। ऐसा कौन सी चीज़ आ जाती है दिमाग में तब समझ में आता। तो मैंने ज़्यादातर पढ़ाई रात में जाग के की है। ये मेरा टाइम था। पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन भैया ने बताया था कि जिस टाइम आपका पेपर हो उस टाइम पर अपनी पढ़ाई करने की आदत को बनाइए। जैसे अगर पेपर सुबह 10 से 1 बजे के बीच में होते हैं ज़्यादातर पेपर, 10 से 12, तो आप कोशिश करिए कि 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आप पढ़ाई के आदी हो चुके हों। उस वक्त आपको सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना सर के साथ भी हुई है और हमारे साथ भी हुई है। 2010 का एसएससी का मेंस का पेपर था और मेंस के पेपर से कुछ समय पहले 10 से 1 के बीच में मेरा पेट खराब हो जाया करता था घर पर। पता नहीं क्या हुआ 5-6 दिन से कि मेरे उसी समय हर वक्त वॉशरूम जाने की आदत पड़ गई और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि इस समय 5 दिन बाद मेरा पेपर भी है और पेपर में मैं आधा घंटा अपना वॉशरूम में बिताया है और उसमें फिर 1 नंबर से सिलेक्शन होने से रह गया हूँ। 1 नंबर से, समझिएगा। जब लोग दुनिया अपना कलम लिख रही थी तो मैं वॉशरूम में अपना करियर बर्बाद कर रहा था। खैर अगले चांस मिला और आबाद हो गया। कहने के बात ये है गाइस, बिल्कुल ट्रू बात कही है और ये बहुत सही बात है कि उस टाइम को, बस जिस टाइम पेपर देते हैं उस टाइम को आदत बनाइए कि उस टाइम आप पढ़ रहे हैं। आपका दिमाग अपने आप काम करने लगेगा, अपने आप चीज़ें काम करने लगेंगी। समझ में आ गया? टाइम मैनेजमेंट कोई खास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से कैसे भी करके पढ़ लिएगा। आई होप कि दैट्स ऑल।